आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन और साथ ही हम पिछले साल के कुछ प्रश्न देखेंगे कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और उन्हें किस तरीके से हल करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सबसे पहला हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट यानी विस्थापन धारा से न्यूमेरिकल किस प्रकार से बन सकता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन है, एक संधारित्र में धारिता कितने है 5 माइक्रोफेराड है और इसको हम क्या करें 200 वोल्ट के डीसी स्रोत से जोड़ा जाता है और टाइम जो है कितना 0.01 सेकेंड है और आवेश इस प्रकार से बढ़ा है, यानी जो टाइम है हर इतने सेकेंड में आवेश बढ़ रहा है, यानी टाइम का जो अंतराल है वो कितना हो गया 0.01 सेकेंड। तो इस स्थिति में विस्थापन धारा कितना उत्पन्न होगा ये हमको निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे इसको। देखो हमको क्या दिया है धारिता की वैल्यू कितना है 5 माइक्रोफेराड। माइक्रो माने क्या होता है 10 की घात ऋण 6, तो इसको लिख लेंगे 5 गुणा 10 की घात ऋण 6 फेराड। ठीक है भाई, ओके। वोल्टेज हमारे पास कितना है 200 वोल्ट। टाइम कितना है ठीक है, टाइम हम लोगों का 0.01 सेकेंड। इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻² सेकेंड। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट करंट यानी कि विस्थापन धारा। विस्थापन धारा का फार्मूला क्या होता है आईडी का फार्मूला मैंने 3 तरीके से बताया था। पहला फार्मूला मैंने बताया था एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, इसको ऐसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बटे डी टी, एक ऐसा फार्मूला मैंने बताया था। और इसको जब फाई को लिखते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं ई इंटू डी ए, तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाहर निकल जाएगा और ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ई इंटू ए को क्या कहते हैं फाई, तो यह आ जाएगा इंटू डी ए। और ये फार्मूला होता है विद्युत क्षेत्र को अगर इसमें लिखे हैं इसके रूप में तो ये आ जाएगा हम लोगों का एप्सिलॉन नॉट नहीं, इसको लिखेंगे सी के रूप में सी डी भी बटे डी टी। ऐसा कैसे हो गया देखो V इज इक्वल टू क्या होता है इज इक्वल टू होता है V बाई एल या डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे अगर इसको लिखें तो V, तो एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी आ जाएगा इसके जगह में ई की जगह में। तो ये रखेंगे तो यहाँ पर कितना आता है इसका वैल्यू होता है सी, तो इस वैल्यू के जगह हमने सी लिख दिया और ये वाला वैल्यू यहाँ पे आ गया बी। तो 3 तरीके से फार्मूला बनेगा, इसको याद रखना है। ये 3 फार्मूले हैं, तो हमको कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, हमको दिया है वोल्टेज के रूप में, तो मैं वोल्टेज वाला रूल लागू करूंगा। तो यहाँ पर देखो क्या जाएगा आईडी इज इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू ये वाला फार्मूला से देखो सी डी भी वाला से सी डी भी बटे डी टी, एक मिनट रुको, सी डी भी बटे डी टी। तो यह आ जाएगा सी की वैल्यू 5 × 10⁻⁻6 इंटू डी भी बटे डी टी कितना है, डी भी कितना है हम लोगों का 200 वोल्ट, वोल्टेज है 200 और यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन कितना है 10⁻⁻² सेकेंड। ठीक है, ओके। अब देखो इसको सॉल्व करो तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 इंटू कितना आ जाएगा 10⁻⁻6 इंटू क्या आ जाएगा 2 × 10⁻2 और ये प्लस 10⁻2 आ जाएगा ऊपर जाएगा तो 4, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 इंटू 10⁻6 में से 4 गया तो 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.01, ठीक है 0.01 एम्पियर। ये हम लोगों का आईडी करंट आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों का आईडी करंट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी संधारित्र में विस्थापन धारा, इस यहाँ पे क्या दिया विस्थापन धारा दिया हमको और प्लेट का क्षेत्रफल दिया है। तो हमें पूछा है विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। अब कौन सा निकालेंगे, तो हमको दिया है आईडी की वैल्यू
आईडी दिया है 2.2 मिली एम्पियर, मिली को बदल देते हैं तो कितना आ जाएगा 2.2 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, प्लेट का क्षेत्रफल कितना दिया है, एरिया हमको दिया है 0.015 मीटर स्क्वायर। इसको चेंज करें तो दशमलव वाला क्या हो जाएगा 3 ठो, तो हो जाएगा 15 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको इतना लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बदल दिए। उसके बाद यहां से देखते हैं अब क्या आ गया आपका dE/dt चाहिए हमको, dE/dt चाहिए तो हमको कौन सा फार्मूला चाहिए, आईडी का फार्मूला वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के रूप में निकालना पड़ेगा, ये वाला फार्मूला। तो यहां से ये वाला फार्मूला लगाओ तो क्या जाएगा आईडी इज इक्वल टू क्या होता है ε0 A dE/dt। तो ε0 की वैल्यू कितनी होती है, तो देखो आईडी का वैल्यू दिया हमको 2.2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू ε0 की वैल्यू होती है 8.8 इंटू 10⁻12 होता है, ये ε0 की वैल्यू है। ठीक है, ए की वैल्यू कितना है हम लोगों का, ए का वैल्यू है 15 इंटू 10⁻³ ये आ जाएगा, इंटू हमको क्या निकालना है dE/dt, ये निकालना है तो इसको एक साइड रखो तो क्या हो गया dE/dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बाकी सबको इधर ट्रांसफर कर दो तो ऊपर में आ जाएगा 2.2 इंटू 10⁻³ ठीक है, नीचे में कितना है, नीचे में आ जाएगा 8.8 इंटू 10⁻12 इंटू ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 15 इंटू 10⁻³ ये वैल्यू आ गया, -3 से वाला कट गया। यहाँ से अगर देखें तो 22 चौके कितना होता है 88, तो ये आ जाएगा 4। तो dE/dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/15 × 60 इंटू कितना आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाए तो 10⁻12 आ जाएगा प्लस में। तो dE/dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/60 यानी कि 0 0 फिर कितना हो गया 10 0 फिर 100 तो एक बार 10 में फिर उसके बाद 6 इतना आ जाएगा 10⁻12 जूल। ये हम लोगों का क्या आ जाएगा, जूल नहीं होगा सॉरी, वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन है ना, तो वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन को क्या लिखते हैं वोल्ट, वोल्ट पर मीटर पर सेकेंड ऐसे लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर पर सेकेंड। वोल्ट पर मीटर सेकेंड ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन, ये फार्मूला तो ये हो गया। इसके बाद देखो एक आध क्वेश्चन और, जैसे यहाँ पे है, ये था विस्थापन धारा से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी 3 फार्मूले हैं, तीनों को उलट पुलट करके दे सकता है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, जो समीकरण दिया जाता है, ऐसे क्वेश्चन को मैं प्रत्यावर्ती धारा में भी बताया हूं, वहां पे भी तरंग का समीकरण लिखते हैं और वहां से निकालते हैं। सेम यहाँ भी क्या है, तरंग का समीकरण है, ठीक है, और वहां से हम लोग बाकी चीजें निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, एक विद्युत चुंबकीय तरंग का वैद्युत क्षेत्र कितना है 200 sin 2π10⁸ T-kx है। तो इससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अगर ये वैद्युत क्षेत्र, देखो विद्युत चुंबकीय तरंग में क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र का घटक होता है और एक चुंबकीय क्षेत्र का घटक होता है, दोनों घटक होते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र का घटक ये है तो चुंबकीय क्षेत्र का घटक क्या होगा, उसका समीकरण कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए देखो ठीक है, यहां पर समझो, देखो अगर इसमें देखें तो E का फार्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है E0 sin ωt-kx। ठीक है, तो यहां पर E0 की वैल्यू क्या है, अगर इस समीकरण में तुलना करें तो E0 के जगह पर कितना रखा है 200, यानी E0 की वैल्यू कितनी हो गई 200। ठीक है भाई, 200 वोल्ट पर मीटर लिख सकते हैं। ठीक, अब यहां पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र।
ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र में संबंध क्या है, मैंने इसी पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है उसमें वैद्युत क्षेत्र का मान यानी E0 बटे चुंबकीय क्षेत्र का घटक B0, ये दोनों का अनुपात क्या होता है, प्रकाश की चाल के बराबर होता है। ये क्या होता है, प्रकाश की चाल के बराबर होता है। तो इसका मतलब मैं यहां से अगर निकालना चाहूं तो मुझे B0 अगर निकालना चाहूं तो B0 क्या हो जाएगा, E0 बटे C, वैल्यू को रख दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, E0 की वैल्यू 200, C की वैल्यू कितना होता है 3 गुणा 10 की घात 8। इसको अगर सॉल्व करें तो 2 बटे 3, इसको लिख लेते हैं, ये 2 ठो 0, ये 8 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 2, ये 10 की पावर ऋण 8। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू आ जाएगा हम लोगों का 2 बटे 3 यानी कितना हो जाएगा 0.66, ठीक है, 0.66 आएगा इंटू 10 टू दी पावर, यहां से कितना आ जाएगा -6, ये आ जाएगा। तो B0 की वैल्यू इतनी आ जाएगी, ये टेस्ला, ठीक है। तो यहां से हमने निकाल लिया B0। तो जब भी किसी भी समीकरण में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने का बोले, या मैग्नेटिक फील्ड का समीकरण दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम इसी तरीके से निकालेंगे। ये वाला फार्मूला हम लोग याद रखेंगे, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो वैल्यू होते हैं उनमें रिलेशन, क्लियर है। इसमें हम लोग और बहुत सारी चीजें निकाल करके बता रहा हूं। देखो इसमें अगर देखें तो ये वाला वैल्यू क्या होता है, अगर तुलना करें तो यहां पर ये क्या है ओमेगा, तो यहां ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा, तुलना करें तो ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू 10 टू दी पावर 8 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो यहां से मैं आवृत्ति भी निकाल सकता हूं, अगर हमें वैद्युत क्षेत्र दिया है या फिर चुंबकीय क्षेत्र तो वहां से मैं तरंग की आवृत्ति और तरंग का तरंगदैर्घ्य दोनों ही निकाल सकते हैं। देखो कैसे, ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई 10 टू पावर 8, ओमेगा कितना होता है 2 पाई न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 10 टू दी पावर 8। आवृत्ति कितना हो गया, आवृत्ति हो गया तुम्हारा 10 टू दी पावर 8 हर्ट्ज। अगर आवृत्ति हो गया तो क्या मैं यहां से तरंगदैर्घ्य निकाल सकता हूं, तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, तरंगदैर्घ्य क्या होता है C बटे न्यू, क्योंकि न्यू बराबर क्या होता है C बटे लैम्डा, पलट दो, C की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 और इसका वैल्यू कितना है 10 टू दी पावर 8, ये कट गया तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 मीटर, 3 मीटर, ओके। तो ये कौन सा तरंग हो सकता है, अगर हम इस तरंग के बारे में पता लगाना चाहें तो देखो 10 टू दी पावर 8 मैंने बताया था, फ्रीक्वेंसी का रेंज मैंने बताया था, एक तरीका बताया था, क्या था फ्रीक्वेंसी रेंज 0 से 11 बताया था, 11 से 13, 13 से फिर 14, 14 के बीच में, फिर उसके बाद स्टार्ट होता है बताया था 15, 15 से 17, 17 से 20, फिर 20 से आगे, इसको इस तरीके से बताया था। ये पावर मैंने बताया था, हमको क्या देखना बताया था पावर 10 की घात। तो यहां पर देखो ये पावर कहां पर है 10 की घात 8, 8 वाला यानी 0 से 11 के बीच में। तो सबसे पहला तरंग क्या होता है फ्रीक्वेंसी के क्रम में अगर लिखें तो सबसे पहला होता है रेडियो, सबसे पहला क्या होता है रेडियो, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा रेडियो तरंग होगा। रेडियो तरंग की आवृत्ति कितनी होती है 10 टू द पावर 0 से लेकर के 10 टू द पावर 11 हर्ट्ज तक ये होता है। तो इसलिए कौन सा तरंग हो गया आपका रेडियो तरंग हो जाएगा। हमने आवृत्ति निकाल लिया, तरंगदैर्घ्य निकाल, इससे क्या और कुछ जानकारी मिलेगा तो बिल्कुल। अगर यहाँ पे हमें k की वैल्यू दिया होगा तो k क्या होता है प्रोपेगेशन कांस्टेंट यानी संचरण नियतांक, इस k से हम लोग इस तरंग की चाल निकाल सकते हैं, ठीक है ओके। अगर मान लो देखो यहां से एक और क्वेश्चन जिसमें ये निकालेंगे, देखो ये क्वेश्चन है एक किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र साइन tan, अच्छा ये उल्टा हो गया रुको, ठीक है ये वाला है, ये ऐसा होगा 100 साइन 10 टू द पावर 8t माइनस 3x, ये होगा वोल्ट पर मीटर, ठीक है ये वाला नहीं ना, ठीक है चलो। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र का समीकरण दिया है और यहां से हमको क्या निकल तरंग की गति। देखो ये वैद्युत क्षेत्र का समीकरण है और यहां से ये जो वैल्यू मिलेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता, उसका जो घटक है उसकी बारे में बताएगा, ठीक है अधिकतम मान।
और इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान। ये वैल्यू दिखाएगा, पर ये वाला वैल्यू जो है यहां से हमको तरंग की गति नहीं होगा। तरंग की गति क्या है? तरंग जो है अगर वो निर्वात में गमन कर रहा है तो उसकी चाल क्या होगी? प्रकाश की चाल के बराबर होनी चाहिए, यानी 3 × 10⁸। अगर ये किसी दूसरे माध्यम में गमन कर रहा होगा तो उस स्थिति में चाल क्या होगा? 3 से कम हो सकता है, मतलब 3 × 10⁸ से कम होगा। तो हमको यही चेक करना है कि ये मतलब कितना आएगा। ठीक, हम चेक करके भी देखेंगे क्या ये उसी माध्यम में जा रहा है, निर्वात में जा रहा है या किसी दूसरे माध्यम में, ये भी हम बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? देखो, तो इसको निकालने के लिए क्या होता है, तरंग की गति कैसे निकालेंगे? देखो यहां पर मैंने क्या बताया था, समीकरण क्या होता है, E क्या होता है, E0 sin ωt माइनस kx। ओके भाई, ठीक है। तो इस k की जगह पर क्या दिया है? 3 दिया है। देखो मैंने k का वैल्यू बताया था, k का वैल्यू मैंने बताया था 2π/λ बताया था मैंने। क्या बताया था? 2π/λ होता है संचरण नियतांक का मान। ठीक, इसमें अगर मैं निकालना चाहूं 2π, लैम्डा क्या होता है? लैम्डा होता है c/ν। तो 1/λ तो यहाँ पे करो तो नीचे में क्या आ जाएगा? c, ऊपर में क्या आ जाएगा? ν। और हमको नहीं पता ये कौन से माध्यम में है, तो मैं इसको c न लिख करके क्या लिख रहा हूं? उस माध्यम का वेग लिख लेता हूं, v लिख लेता हूं। अगर ये वेग c के बराबर आया है तो निर्वात में है बोलूंगा, अगर कम आया तो किसी दूसरे माध्यम में है, तो क्या हो जाएगा? ν/v। तो यहां पर देखो k = कितना आ गया? 2π∗ 2π∗ को हम क्या कहते हैं? ओमेगा। तो ये आ जाएगा ω/v। तो यहां से मैं लिख सकता हूं v बराबर क्या हो जाएगा? ω/k। ये वैल्यू याद रखिएगा। तो किसी समीकरण देख करके हम उस तरंग की गति भी निकाल सकते हैं। तो तरंग की गति कितना होता है? ω/k होता है। ठीक है, ω/k क्या होता है? k होता है। अब ओमेगा की वैल्यू कितनी है? देखो ओमेगा की वैल्यू कितनी है इस समीकरण में कंपेयर करो तो इस ओमेगा के जगह पर कितना लिखा हुआ है? 10⁸। तो ये हो जाएगा 10⁸। संचरण नियतांक कितना लिखा है? देखो k के जगह पर कितना लिखा है? 3, तो इसके जगह पर कितना आ जाएगा? 3, क्योंकि ओमेगा के जगह कितना है? 10⁸ और k के जगह कितना है? 3। इसको अगर सॉल्व कर ले तो कितना आ जाएगा? 1 से, तो ये 0.333 × 10⁸ आएगा। इसको अगर और सॉल्व करूं तो ये लिख सकते हैं 3.33 × 10⁷, एक पावर कम कर दिए तो ये आ गया। यानी वेलोसिटी जो है वो कितना आ गया? 3.33 × 10⁷। पावर देखो, अगर हम यहाँ पे पावर को देखें तो पावर आ रहा है 10⁷, ठीक है, और 3 से ज्यादा है। और यहाँ पे अगर 10⁸ है बोलोगे, ठीक है 10⁸, पर ये तो 3 के बराबर नहीं ना, पॉइंट में है, तो ये तो प्रकाश की चाल के बराबर नहीं है। या चाहो तो आप इसमें भी बता सकते हो। तो क्या ये इस प्रकाश की चाल के बराबर आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये प्रकाश की चाल से कम है। इसका मतलब ये जो तरंग है वो किसी दूसरे माध्यम में गमन कर रहा है, ना कि निर्वात में गमन कर रहा है। तो इस तरीके से हम किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में अगर चाहे वैद्युत क्षेत्र दिया है चाहे चुंबकीय क्षेत्र दिया हो तो उस तरंग समीकरण से हम उस तरंग की गति भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? ठीक, इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन, उसकी ऊर्जा से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखो एक वैद्युत चुंबकीय तरंग में ऊर्जा का वैल्यू दिया है, मतलब वैद्युत घटक का मान है 3 × 10⁻² वोल्ट पर मीटर। उसका औसत ऊर्जा घनत्व तो कितना होगा ये निकालो, जिसमें हमको ε0 की वैल्यू दे दी है। ठीक है, चलो औसत ऊर्जा घनत्व तो क्या होता है? देखो तरंग की ऊर्जा में पहले बता देता हूं। तरंग की जो ऊर्जा होती है वो होती है 1/2 ε0 E², या इसको वैद्युत क्षेत्र के रूप में लिखें तो ऐसे लिखेंगे E0²। अगर मैं इसको चुंबकीय क्षेत्र के रूप में लिखूं तो ये लिखेंगे 1/2 B²/μ0, ये आएगा इस रूप में। और ये दोनों ही बराबर होते हैं, ये मैं बताया भी था। यानी किसी वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय तरंग में वैद्युत तरंग की जो वैद्युत घटक होता है उसकी ऊर्जा और चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा, दोनों की ऊर्जा
बराबर होती है। ये ऊर्जा है, हमें पूछा है औसत ऊर्जा। औसत ऊर्जा निकालने के लिए क्या करते हैं, औसत ऊर्जा के लिए हम उसका औसत वैल्यू निकालेंगे। औसत ऊर्जा के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका औसत। तो वैद्युत क्षेत्र का औसत मान कैसे निकालेंगे, उसका आरएमएस वैल्यू। मैंने बताया था क्या होता है, इलेक्ट्रिक के जो परिवर्तित होता है तो उसके लिए क्या निकालते हैं, आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू अगर निकालना चाहें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई आरएमएस इस्तेमाल करेंगे। आरएमएस, आरएमएस के जगह पे कितना होता है, E0/2। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो औसत ऊर्जा क्या हो जाएगा, औसत ऊर्जा हो जाएगा U एवरेज इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर। 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ई आर एम एस कितना है, E0/2, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, E0/वर्गमूल 2 होता है, सॉरी। तो यह आ जाएगा तुम्हारा E का E0²/वर्गमूल 2 का कितना आ जाएगा, 2। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0²। क्लियर हो गया। यानी औसत ऊर्जा निकालेंगे तो और आधा कर दोगे, ऊर्जा का आधा करें तो औसत निकलेगा। तो उसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र का औसत ऊर्जा निकालें तो भी कितना होगा, 1/4 B0²/μ0, ये आ जाएगा। अब इस वैल्यू को पुट कर दो, इस वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, तो यहां से औसत वैल्यू कितना आ जाएगा, U एवरेज बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट E0² वैल्यू रख दो। 1/4 एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 8.8 इंटू 10⁻⁻12। E0 कितना है, 3 × 10⁻², तो इसका स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर 9 और 10⁻2 का स्क्वायर करें तो 4 आ जाएगा। यहां से अगर देखो तो कितना हो जाएगा, ये 2.2 इंटू 9 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा, 12 में 4 गया तो 8। इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, 22×9 198। तो ये आ जाएगा 198, यानी कि 19.8 इंटू 10⁻⁻8। तो ये आ जाएगा औसत ऊर्जा, इतना जूल। क्लियर है। इस तरीके से हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 नंबर के लिए अगर ये क्वेश्चन 2-3 नंबर में दे सकता है। इसके बाद देखते हैं जैसे ये, अब यहां से आते हैं हम लोग विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम वाला भाग में आ जाते हैं। अगर स्पेक्ट्रम में कोई तरंग के बारे में जानकारी दिया है कुछ, तो उससे बाकी जानकारी कैसे निकालेंगे। जैसे देखो, एक विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य इतना दिया है, तो ये स्पेक्ट्रम के किस भाग में आता है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि हमें या तो उसका तरंग दैर्घ्य दिया होगा या हमें दिया होगा उसका आवृत्ति। मैंने कहा था या तो आप तरंग दैर्घ्य वाला सीक्वेंस को याद कीजिए या फिर क्या याद कीजिए, आवृत्ति वाला। तो हमने आवृत्ति वाला मैंने बताया था ट्रिक, आवृत्ति के बढ़ते क्रम का ट्रिक बताया था और उसका क्रम भी बताया था। तो यहाँ पे क्या है, तरंग दैर्घ्य, तो मुझे आवृत्ति वाला पता है, तो मैं इसको क्या करूंगा, आवृत्ति में बदल दूंगा। तो ये एक्चुअली में कितना है, ये है 10⁻⁻12 है ना। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना आ जाएगा, देखो हमको दिया तरंग दैर्घ्य बराबर दिया है 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है भाई। अब अगर आवृत्ति निकालना चाहें तो आवृत्ति कितना हो जाएगा, आवृत्ति कितना होता है, C/λ। C का वैल्यू कितना, 3 × 10⁸ बटे लैम्डा कितना, 10⁻12। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 × 10⁻, ये 12 ऊपर जाए तो प्लस, ये कितना हो जाएगा 20 मीटर, मीटर नहीं सॉरी हर्ट्ज। आवृत्ति, तो पावर को अगर देखें तो कितना 20, मैंने बताया था इससे पहले, ये वाला देखो 20 से ज्यादा हो तो ये वाला। तो लास्ट में अगर यहाँ पे देखें क्रम, तो सबसे लास्ट से पहले वाला एक्सरे, और ये क्या होता है गामा रे, गामा रे सबसे लास्ट में, उससे पहले क्या है एक्सरे, यानी 17 से 20 के बीच में। तो ये कौन से रेंज में आ जाएगा, एक्सरे के रेंज में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, एक्सरे आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो, अब ऐसे क्वेश्चन, ये पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है,
मतलब पिछले 2-3 सालों में पूछा गया क्वेश्चन है। ज्यादातर थ्योरेटिकल अगर प्रश्न दिया जाए तो ज्यादातर इसी तरीके के प्रश्न देते हैं। या तो विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, उसके गुणधर्म लिखिए, या कोई सा गुण दे देगा और बाकी चीजों को पूछेगा, या स्पेक्ट्रम के बारे में पूछेगा। तो स्पेक्ट्रम में अगर पूछे तो सबसे ज्यादा चांसेस इसी टाइप के होंगे। हमें क्या पूछेगा, गुणधर्म पूछ देगा, या उपयोग लिख देगा, या कोई एक क्लू दे देगा और उसमें बाकी चीजों के बारे में पूछेगा। कैसे, देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, नैदानिक उपचार में किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है और इसका उत्पादन कैसे होता है। ठीक है, नैदानिक मतलब क्या होता है, नैदानिक को बोलते हैं डायग्नोसिस। क्या होता है, डायग्नोसिस। मतलब किसी बीमारी का पता लगाना। देखो दो प्रकार का उपचार करने में अलग होता है और एक मतलब बीमारी का पता। सबसे पहले तो हम बीमारी का पता लगाएंगे कौन सा बीमारी है, उसके बाद उसका उसके अनुसार ट्रीटमेंट करेंगे। तो उस बीमारी का पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये होता है एक्सरे। क्या होता है, एक्सरे का इस्तेमाल होता है। एक्सरे करके हम देखते हैं कि भाई अंदर में क्या प्रॉब्लम है करके। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या है आपका नैदानिक उपचार में किसका इस्तेमाल किया जाता है, एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। अब पूछ रहे क्या, इसका उत्पादन कैसे होता है। तो उत्पादन क्या होता है, एक्सरे कैसे निकलता है। तो अगर हम यहां बात करें इसके उत्पादन की, तो एक्सरे का उत्पादन होता है तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन के भारी धातु से टकराने पर। ठीक है, मैंने पिछले क्लासेस में सभी के मल उत्पादन किस प्रकार से होता है बताया, उसके प्रमुख गुण बताया था, उपयोग भी बताया था। ये सारी चीजों को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे इसमें देखो, जल शोधक और कैंसर के इलाज में प्रयुक्त तरंगों के नाम लिखिए एवं एक एक उपयोग लिखिए। जल शोधक मतलब पानी को साफ करने में यानी, ठीक है, तो पानी को साफ करने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो देखो पानी शोधन में इस्तेमाल होता है यूवी लाइट। इसका होता है यूवी लाइट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब यूवी लाइट का क्या क्या उपयोग है। यूवी लाइट का पहला उपयोग तो हो गया पानी के शोधन में। ठीक है, दूसरा क्या उपयोग होता है, इसका अगर उपयोग लिखें तो इसका उपयोग होता है विटामिन डी के निर्माण में। विटामिन डी के निर्माण में होता है, यानी त्वचा में हमको अगर विटामिन डी चाहिए तो त्वचा में, तो त्वचा के चिकित्सा में भी होता है, स्किन केयर में। स्किन केयर के लिए भी क्या है, थेरेपी वगैरह में, यानी यूवी थेरेपी, स्किन केयर यूवी थेरेपी में भी किया जाता है। इसके अलावा और कहाँ पे किया जाता है, फिंगरप्रिंट वगैरह, यानी जो फोरेंसिक साइंस होता है वहां पे फिंगरप्रिंट वगैरह देखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या हो जाएगा, फोरेंसिक साइंस में। करेंसी वगैरह को भी चेक करने के लिए किया जाता है। तो ये सारी चीजें इसके उपयोग होंगे। उसके बाद क्या बोला है, देखो इसके बाद क्या बोला है, कैंसर के इलाज में। तो कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग करते हैं, तो कैंसर के इलाज में होता है गामा थेरेपी। इसका इलाज होता है, कैंसर के इलाज में होता है गामा थेरेपी, गामा किरण। ठीक है, कैंसर के इलाज में किसका होता है, गामा किरण। अब गामा किरण का उपयोग क्या क्या है, तो गामा किरण का अगर हम लोग उपयोग देखें तो मैंने बताया था गामा किरण का उपयोग हम लोग शल्य चिकित्सा में जो उपकरण इस्तेमाल होते हैं, सर्जरी वगैरह में जितने भी उपकरण होते हैं, उन सभी उपकरणों को क्या कहते हैं, साफ करने में किया जाता है, यानी इसको बोलते हैं स्टरलाइजेशन, या हम बोल सकते हैं शल्य चिकित्सा में उपकरणों को साफ करने में, करते हैं। उसके बाद और कहाँ पे किया जाता है, कैंसर के थेरेपी में हो जाएगा और शल्य चिकित्सा में हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल में, यानी खगोलीय पिंडों के अध्ययन में भी होता है। इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है, तो एक दो सबके प्रमुख गुण याद रखना है। देखो
आपको जब क्वेश्चन पूछेगा तो हर एक का कुछ प्रमुख गुण पूछेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सबसे यूजफुल जो होता है, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि गामा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है कैंसर थेरेपी में, तो इसको हमेशा ज्यादा पूछेगा। जैसे यूवी लाइट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है पानी के शोधन में, ठीक है। उसी तरीके से डायग्नोसिस करने के लिए एक्सरे का सबसे ज्यादा इस्तेमाल क्या होता है, डायग्नोसिस में होता है। और कहाँ कहाँ पे होता है, जितने भी एयरपोर्ट में देखोगे सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी के जगह पर भी क्या होता है, एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर अगर इसको देखेंगे तो डायग्नोसिस के साथ साथ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, एयरपोर्ट में, एयरपोर्ट में, ठीक है। लगेज को चेक करने में, लगेज चेक करने में। दूसरा क्या होता है, एयरपोर्ट में ही सिक्योरिटी में भी होता है, सिक्योरिटी में भी होता है। दांतों का स्कैनिंग करने में भी होता है, दांतों को चेक करने में। क्यूआर कोड में भी होता है, यानी जो हम लोग मेडिकल का जो मतलब हम लोग इमेज बनाते हैं उसको भी भेजने के लिए, जो मेडिकल रिपोर्ट होता है उसको क्यूआर कोड के रूप में भेजने के लिए एक्सरे का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ प्रमुख उपयोग थे जिनको याद रखना है। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, क्या हो रहा है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी, इसके दो प्रमुख गुण और उपयोग लिखिए। अब ऐसे प्रश्न आइए, ये आया हुआ है 23 या 24 में आया हुआ था, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक्स किरण की खोज किसने की थी, तो हमको खोज बताना है। तो एक्स किरण का खोज किसने किया था, रोंटजन ने। किसने किया था, रोंटजन जो है इसका क्या है, खोज करता है, ठीक है। उसके बाद क्या प्रमुख गुण, एक्स किरण का क्या होता है, उसका वेधन क्षमता उच्च होता है, वेधन क्षमता इसका उच्च होता है, ठीक है। इसका उपयोग लिखिए, अभी तो बताया एक्सरे का उपयोग क्या होता है, एक्सरे का उपयोग क्या होता है, डायग्नोसिस करने में, डायग्नोसिस करने में होता है। उसके बाद क्या होता है, एयरपोर्ट में सिक्योरिटी के रूप में भी होता है। ये सारे इसके उपयोग हैं। इसके बाद देखिए ये वाला, अवरक्त किरणों का उत्पादन कैसे होता है, ये होता है, ये आया था एक दूसरा सेट में 2024 में आया था, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है, देखो अवरक्त किरणों का उत्पादन कैसे होता है, इसका उपयोग लिखिए। तो अवरक्त किरणें क्या है, जो गर्म इंफ्रारेड, तो गर्म चीजों से निकलता है, तो इसका उत्पादन क्या होता है, गर्म वस्तुओं से होता है। उत्पादन क्या है, गर्म वस्तु से, ठीक है भाई। उपयोग लिखिए, इसका क्या क्या उपयोग, सबसे यूजफुल उपयोग होता है रात के अंधेरे में, रात के अंधेरे में व कोहरे में, कोहरे में धुंध को हटाने में, यानी कोहरे में जब धुआं ज्यादा बढ़ रहता है तो उसको देखने में, यानी नाइट विजन, कुल मिलाकर के नाइट विजन कैमरा में इस्तेमाल करता है, सबसे प्रमुख गुण। और ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है उल्टा उल्टा करके, रात के अंधेरे या कोहरे में धुंध को हटाने के लिए कौन से तरंग का इस्तेमाल करते हैं, तो तुम्हें उल्टा भी पूछ सकता है। उपयोग पूछ करके तुमको नाम पूछेगा, या इसमें क्या पूछा है, उत्पादन कैसे होता है, उपयोग लिखिए पूछा है, कोई सा भी उल्टा पुल्टा करके पूछ सकता है। और कहां कहां पे इस्तेमाल होते हैं, थर्मल स्कैनिंग में, थर्मल स्कैनिंग या थर्मल इमेज बनाने में होता है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये दो इसके प्रमुख गुण है, प्रमुख उपयोग है। यानी कि थर्मल, जहां पर हम लोग कहीं पर जा नहीं पाते तो उस जगह में पता लगाने के लिए कि वहां पे कितने इंसान है क्या है, उसको हम इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग इंफ्रारेड का सेंसर लगाते हैं वो पता लगाने में। दूसरा क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, रिमोट में होता है, रिमोट में होता है, रिमोट सेंसर में होता है। आजकल तो मतलब बहुत सारे कमरे होते बनाते हैं जिसमें लाइट वगैरह को चालू करने के लिए भी थर्मल सेंसर लगाया जाता है, ताकि अगर कोई आदमी आ रहा है तो वो लाइट जले, उसके बाद क्या होता है, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ऐसे बहुत सारी जगह पर बनाया जाता है। लास्ट एक देखो, जैसे ये क्वेश्चन, रडार प्रणाली और खाना बनाने में प्रयुक्त किरण का नाम लिखिए। रडार बनाने में, रडार प्रणाली यानी रडार सिस्टम में किसका उपयोग होता है, और खाना बनाने में, दोनों में एक ही चीज का उपयोग होता है। वो क्या है आपका, माइक्रोवेव। क्या होता है, माइक्रोवेव यानी कि सूक्ष्म तरंग, सूक्ष्म तरंग का इस्तेमाल करते हैं दोनों में। इसकी खोज किसने की थी, देखो दूसरा, इसकी खोज किसने की थी, तो
वेव को खोज किया था हर्ट्ज ने। हर्ट्ज ने, ठीक है। उसके बाद इसका परास लिखिए। परास, देखो मुझे तरंग दैर्घ्य परास याद नहीं, मुझे आवृत्ति परास पता है, तो मैं आवृत्ति के हिसाब से निकाल लूंगा। देखो ये वाला मैंने बताया था जी। सबसे पहला क्या होता है रेडियो, उसके बाद क्या होता है माइक्रो। तो माइक्रोवेव का तरंग दैर्घ्य आवृत्ति परास कितना है 10 से लेकर के 13। तो इसको मैं पलट देता हूं। तो यहां से क्या आ जाएगा, अगर मैं यहां से आवृत्ति देखो, इसका आवृत्ति कितना है, आवृत्ति होता है 10 टू दी पावर 11 से लेकर के 10 की घात 13 तक। आवृत्ति का उल्टा होता है तरंग दैर्घ्य। तो जिसमें पावर ज्यादा है उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा, कम। इसका पावर कम है तो तरंग दैर्घ्य ज्यादा। इसको पलट करके देखते हैं तो कितना आ सकता है। देखो पावर कंपेयर करो, 8 पावर घटा दो, ठीक है। तो देखो तरंग दैर्घ्य करने के लिए क्या करना पड़ेगा, c बटे न्यू, यानी 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। हम इसको नहीं देखते हैं, हमको बस पावर देखना है। तो यहां से कितना आ जाएगा 10 टू दी पावर 8, और यहाँ पे कितना है 10 टू दी पावर 13। तो मैंने क्या बताया था, पावर को बस घटा देना है चिन्ह के साथ। तो पावर को अगर घटाएंगे तो देखो ये ज्यादा वाला मैं ले रहा हूं, ये आवृत्ति का मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा तरंग दैर्घ्य का मिनिमम। तो इसको करोगे तो कितना 10 टू दी पावर -5, ठीक है। और मैक्सिमम कितना हो जाएगा, मैक्सिमम कितना हो जाएगा, देखो 11 में करो, 11 और 8 में, तो कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर 8 माइनस ये वाला वैल्यू को घटा दो, तो इसका पावर कितना आएगा 10 टू दी पावर -3। तो यानी ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम, और ये क्या हो जाएगा मिनिमम। तो तरंग दैर्घ्य परास क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य का परास हो जाएगा तुम्हारा 10 टू दी पावर -5 से 10 टू दी पावर -3 तक, ठीक है। -3 बड़ा है भाई -5 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अगर हमें आवृत्ति पता है तो तरंग दैर्घ्य निकाल सकते, तरंग दैर्घ्य पता है तो आवृत्ति। कोई भी एक याद रखना, हमको दोनों याद नहीं रखने हैं। मुझे ज्यादातर आवृत्ति वाला याद है तो मैं तरंग दैर्घ्य वाले को आवृत्ति में बदल लेता हूं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। थैंक यू।